साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आषाढ़ी बीज के संबंध में। तो यह आषाढ़ी बीज क्या है, तो कॉन्टेक्स्ट यह देख लेते हैं इसके बारे में। 23 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने कच्छी नव वर्ष, जिसका नाम है आषाढ़ी बीज, के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। तो ये पूछा जाए आषाढ़ी बीज क्या है, तो यह एक कच्छी नववर्ष है। अब आषाढ़ी बीज के संबंध में कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार कच्छी नववर्ष जो है, यह आषाढ़ी, जिसको आषाढ़ी बीज के नाम से जानते हैं, इसको आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन मनाया जाता है। और यह हिंदू नववर्ष जो है गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जो कच्छी समुदाय रहता है उसके द्वारा इसको मनाया जाता है। तथा आषाढ़ी बीज एक परंपरागत वर्षा आगमन का उत्सव है, बारिश के आगमन का उत्सव है। आषाढ़ी बीज का उत्सव जो है, यह उत्सव भारत में मुख्य रूप से 2 स्थानों पर मनाया जाता है। कहाँ कहाँ पर? पहला तो आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर में, और दूसरा गुजरात के उमरेठ में मुलेश महादेव मंदिर में मनाया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा, चूँकि ये कच्छ के रण में रहने वाले कच्छ समुदाय के द्वारा इसको मनाया जाता है, तो जो कच्छ का रण है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो कच्छ का रण या रण ऑफ कच्छ, यह जो है सॉल्ट मॉर्सस या कह सकते हैं कि आपका लवणीय दलदल या रेह भूमि का एक बड़ा क्षेत्र है जो भारत एवं पाकिस्तान की सीमा पर फैला हुआ है। और यह इसका अधिकतर हिस्सा जो है वो आपका गुजरात के पास है, गुजरात के मुख्य रूप से कच्छ ज़िले में है। और बाकी हिस्सा जो है पाकिस्तान का जो ज़िला है सिंध, इसके पास में स्थित है, इसमें विस्तारित है। और यह जो पूरा कच्छ का रण है 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? एक महान रण या ग्रेट रण और एक छोटे रण। तो ये 2 पार्ट में यह बटा हुआ है। इसके अलावा कच्छ का जो रण है यह भारत मलायन क्षेत्र, भारत इंडो मलायन रीजन का एकमात्र बड़ा बाढ़कृत घास का मैदान है। इसके अलावा इस क्षेत्र में एक और रेगिस्तान है, जबकि दूसरी ओर समुद्र जो है वो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के अनुकूल है, जिसमें मैंग्रोव एवं रेगिस्तानी वनस्पति, डेजर्ट वेजिटेशन शामिल हैं। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं फिशिंग कैट के बारे में। तो फिशिंग कैट के बारे में चर्चा करें तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि हाल ही में उड़ीसा के वन विभाग ने केंद्रपाड़ा जिले के भितरकनिका नेशनल पार्क में फिशिंग कैट के 2 वर्षीय संरक्षण परियोजना कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा, फिशिंग कैट संबंधित जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है यह कहाँ पर प्रारंभ किया गया है, तो आपका भितरकनिका नेशनल पार्क में प्रारंभ किया गया है। और भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा में एक और राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम क्या है? सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क। तो यहाँ पर उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क है, एक आपका भितरकनिका नेशनल पार्क और दूसरा है आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क। अब फिशिंग कैट के बारे में कुछ अन्य चीज़ों को देख लें तो जो फिशिंग कैट है यह एक प्रकार की मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ होती हैं। और यदि इनके संरक्षण की स्थिति देखें तो आयुषियन की रेड लिस्ट में ये लुप्त प्राय अर्थात इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंतर्गत इनको सूचीबद्ध किया गया है। और वर्ष 2019 में भितरकनिका नेशनल पार्क में एक स्तनधारी जनगणना अर्थात मैमल सेंसस के दौरान केवल 20 फिशिंग कैट को देखा गया था, किंतु यह जनगणना जो है वो दिन के समय में की गई थी, इसलिए पार्क में फिशिंग कैट की आबादी पर कोई सटीक पारिस्थितिकी डेटा उपलब्ध नहीं है कि मतलब एक्चुअल में कितने हैं ये। तथा इसके अलावा फिशिंग कैट को जो एक कन्वेंशन, इसका नाम है आपका लुप्त प्राय प्रजाति के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, यदि हिंदी में कन्फ्यूजन हो रहा हो तो इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? साइट्स के नाम से जानते हैं। और इस साइट्स को हम लोगों ने पढ़ा है, इसको और अन्य नाम से किससे जानते हैं? तो इसको वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। तो फिशिंग कैट को साइट्स के अनुच्छेद 4 की जो परिशिष्ट 2 है या अपेंडिक्स 2 है, इसमें सूचीबद्ध किया गया है। और इस प्रजाति को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची के तहत भी वर्गीकृत किया गया है। पहली अनुसूची में आपके शेर हैं, हाथी वगैरह इत्यादि को रखा गया है। पहली अनुसूची में जिनको रखा जाता है उनको सबसे अधिक संरक्षण प्राप्त होता है। अब यदि इनके खाद्य संग्रहण की बात करें, कि इनके भोजन परिपाटी की बात करें, तो फिशिंग कैट जो है अपने भोजन के लिए भितरकनिका नेशनल पार्क के जल निकायों में मछली एवं क्रस्टेशियस की शिकार करती है। और ये अपने झुके हुए पंजों से शिकार को पकड़ने के लिए जल निकायों में क्या लगा सकती हैं? गोता लगा सकती हैं।
इसके अलावा ये वनों के पास स्थित गांवों में पशुधन एवं मुर्गियों का भी शिकार इनके द्वारा किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इनके अस्तित्व को खतरा क्या है। तो यहाँ भितरकनिका में जो खतरे की बात करें तो भितरकनिका क्षेत्र में झींगा माफियाओं ने, जो झींगा माफिया, झींगा मछली होती है, तो झींगा माफियाओं ने आर्द्र भूमि एवं मैंग्रोव वनों को झींगा क्षेत्र में परिवर्तित करके जलीय पारिस्थितिकी को नष्ट कर दिया है, जिससे फिशिंग कैट के निवास स्थान के लिए भी संकट उत्पन्न हो रहा है। तथा थोड़ी सी और जानकारी देखिएगा कि फिशिंग कैट किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो यह आपका दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, हिमालय की तराई, पूर्वी भारत, नागपुर और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। तो ये मेनली ऐसे जगहों पर जो आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र हो, गोखुर झील है, मैंग्रोव है, ज्वारी क्रीक है, ये ऐसे स्थान जो है इनके निवास स्थान के मुख्य रूप से जाने जाते हैं। और मेनली खाते क्या है? मछली खाते हैं। इसके अलावा एक जानकारी और रखिएगा, रेंगने वाले जीवों की जनगणना या रेप्टाइल सेंसस के संबंध में। तो इस तरह की संरक्षण परियोजना, जैसा कि अभी फिशिंग कैट के लिए चलाई गई है, तो इस तरह की संरक्षण परियोजना हाल ही में भितरकनिका नेशनल पार्क में खारे जल के मगरमच्छों के लिए संपन्न की गई थी। मगरमच्छ क्या है? यह आपका रेंगने वाला जीव है, रेप्टाइल में आता है। जनवरी 2020 की रेंगने वाले जीवों की जनगणना के अनुसार भितरकनिका में 1757 खारे पानी के मगरमच्छों का यहाँ पर निवास स्थान है। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, यह पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। तो इस प्रकार से भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा? सुंदरवन। और दूसरे नंबर पर कौन सा? भितरकनिका है। तो ये आपका है फिशिंग कैट, कुछ इस तरह से दिखाई पड़ती है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं युक्ति 2.0 की। तो यह युक्ति 2.0 है क्या? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में व्यावसायिक क्षमता और इनक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करने के लिए युक्ति 2.0 पहल या इनिशिएटिव की शुरुआत की है। तो देख लेते हैं यह युक्ति जो है, इसका पूरा नाम क्या है? तो युक्ति का पूरा नाम है आपका यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो इसका पूरा नाम याद रखिएगा। तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए इस पोर्टल को तैयार किया है। और इस पोर्टल के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अपनी प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उचित सहायता मिल रही है। मतलब उनको किसी प्रकार की उनके सहायता में बाधा ना हो। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या जेम पर उत्पादों की उत्पत्ति के देश की जानकारी के संबंध में, या कंट्री ऑफ ओरिजिन इन जेम प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। मतलब कि जो भी प्रोडक्ट इस प्लेटफॉर्म पे बेचा जाएगा, इस प्लेटफॉर्म पर बताना आवश्यक होगा कि वह प्रोडक्ट मुख्य रूप से, मतलब ओरिजिन उसका कहाँ से मुख्यतः वह बन करके आया है। तो आगे बढ़ने से पहले यह जो टॉपिक है, यह आपका जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र नंबर 3 है, उसके अंतर्गत जो शीर्षक है उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव, इस वाले सेक्शन के अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। अब हम लोग कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में सरकार द्वारा मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए विक्रेताओं द्वारा या विक्रेताओं के लिए जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। अब ये कौन से परिवर्तन है, इन परिवर्तनों को पॉइंट वाइज हम लोग देख लेते हैं। तो पहला परिवर्तन इसमें किया गया है कि विक्रेताओं के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर सभी नए उत्पादों को पंजीकृत करते समय उनके उत्पत्ति के देश के बारे में, मतलब उनके जो प्रोडक्ट की जो ओरिजिन कंट्री है उसके बारे में जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। दूसरी चीज़ कि जिन विक्रेताओं ने जेम अर्थात गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर इस नए फीचर के लागू होने से पूर्व अपने उत्पादों को पहले ही अपलोड कर लिया है, उन्हें आगे चलकर नियमित रूप से उत्पत्ति के देश को, मतलब जो ओरिजिन ऑफ कंट्री है, उसको अपडेट करना होगा। तीसरी चीज़, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर उत्पादों में
स्थानीय सामग्री की प्रतिशतता का संकेत देने के लिए भी एक प्रावधान किया गया है। मतलब इससे पता चल सकेगा कि जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है उसमें स्थानीय सामग्री कितने % में, मतलब कितनी मात्रा में प्रयोग की गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल को मेक इन इंडिया फिल्टर सक्षम बना दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि खरीदार केवल उन्हीं उत्पादों की खरीद कर सकता है जो कम से कम 50% के स्थानीय कंटेंट के मानदंड को पूरा करते हैं। मतलब जो उत्पाद बना है उसमें जो रॉ मटेरियल है उसका 50% जो है वो स्थानीय स्तर से ही इस्तेमाल किया गया हो। अब थोड़ा सा ये जो जेम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद मंच है। मतलब इस पर चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता है। इसमें बोनाफाइड विक्रेताओं मतलब कि जो इससे पंजीकृत विक्रेता हैं या जो स्थानीय विक्रेता हैं उनको होने वाली प्रवेश बाधाओं को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है तथा कई प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं सहित एक जीवंत ई मार्केट प्लेस बनाया जाता है इसको। अब यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ावा देना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यह जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है ये इस प्लेटफॉर्म पे कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं, तो उनको हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं। यदि परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप पॉइंट वाइज उसको लिख सकते हैं। पहला है कि व्यक्तियों हेतु आम उपयोग की वस्तुओं सेवाओं की निर्धारित श्रेणियों के उत्पादों की सूची वहाँ पर दी होती है, कौन कौन से प्रोडक्ट आपको इस पर मिलेंगे। दूसरी चीज़ उचित मूल्य निर्धारण के आधार पर देखने, आंकने, तुलना करने तक खरीदने की सुविधा है। मतलब आप प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हैं उनके रेट के हिसाब से, उनके फीचर्स के हिसाब से। इसके अलावा तीसरा है अधिकांश उपयोगी वस्तुओं की बाजार में खरीद होती है तथा आवश्यकता होने पर वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीद। इसके अलावा पारदर्शिता तथा खरीदने में आसानी। छठा है रिवर्स ऑक्शन या ई बीडिंग का उपयोग। मतलब यदि आपको कोई चीज़ थोक में खरीदनी है तो आप यहाँ पर जो विक्रेता हैं उनसे आप एक प्रकार से ई बीडिंग करा सकते हैं कि कौन आपको कम दाम में उन चीज़ों को उपलब्ध करा सकता है। इसके अलावा इस पर विक्रेता रेटिंग प्रणाली भी होती है, तो आप जो इस पर विक्रेता हैं उनकी क्या रेटिंग है उसके बारे में भी देख सकते हैं। अब यह गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसका लाभ क्या है, तो इसके लाभों को भी आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। पहला है पारदर्शिता को बढ़ाना, दूसरा है दक्षता में वृद्धि, तीसरा है विश्वासयुक्त और सुरक्षित, और चौथा है सरकार को बचत के संबंध में। अब आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं वरियाम कुन्नाथ कुंजा मोहम्मद हाजी के संबंध में। तो यह जो शख्सियत है यह आपके स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं। तो यह जो शख्सियत हैं इनके बारे में प्रश्न बनेगा तो किस सेक्शन के अंतर्गत आएगा, तो यह आपका जो समान अध्ययन का प्रश्न पत्र नंबर 1 है उसके अंतर्गत जो स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में या भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं उनका योगदान, इस सेक्शन के अंतर्गत ये शख्सियत कवर हो जाएंगी। तो अब कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो स्वतंत्रता सेनानी वरियाम कुंजा मोहम्मद हाजी के जीवन पर एक फिल्म का निर्माण किया जा रहा है और इस फिल्म में मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन जो हैं वो वरियाम कुंजा मोहम्मद हाजी की भूमिका निभाएंगे। तो इस वजह से ये जो शख्सियत हैं ये चर्चा में आई हैं, तो इसलिए इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्या योगदान किया है। तो वरियाम कुंजा मोहम्मद हाजी के बारे में बात करें तो 1870 के दशक में जन्मे वरियाम कुंजा मोहम्मद हाजी एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 20वीं शताब्दी के आरंभ में केरल के मालाबार क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था तथा कुछ समय के लिए अपने स्वतंत्र शासन की स्थापना भी की थी। इनके पिता मोइनुद्दीन कुट्टी हाजी को अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह में भाग लेने के लिए अपराध में निर्वासित कर अंडमान द्वीप समूह में जेल भेज दिया गया था। इस प्रकार की घटनाओं ने प्रारंभिक जीवन से ही कुंजा मोहम्मद के अंदर अंग्रेजों के प्रति प्रतिशोध की आग को जलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने स्थानीय जनता को अंग्रेजों के विरुद्ध एकत्र करने के लिए कला को, जो इनकी एक कला थी, उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। मतलब जो वहाँ की जनता थी उनको
अंग्रेजों के विरुद्ध एकत्र किया या एकजुट किया। इसके अलावा इन्होंने अंग्रेजों तथा जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने का वादा किया था। इसके अलावा हाजी मोहम्मद जो हैं ये हिंदू मुस्लिम एकता की ताकत से अवगत थे तथा इन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की। अब बात कर लेते हैं जो 1921 का जो विद्रोह होता है या जो खिलाफत आंदोलन था, इसको हम लोग मालाबार विद्रोह के नाम से भी जानते हैं या 1921 में होता है। तो अब बात करते हैं कि इस विद्रोह के रीजन क्या थे, कारण क्या थे। तो पहला कारण जो था आपका वो था वर्ष 1921 में खिलाफत नेता अली मुसलियार तथा अन्य देशवासियों को तिरुरांगड़ी के अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया तथा मस्जिद में लूटपाट की गई थी। इस बात की खबर मिलने पर हाजी ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने का फैसला किया और उन्होंने सेना की टुकड़ी तैयार की, जिसमें कुछ सिपाहियों ने मतलब जो अंग्रेजी सेना में भर्ती थे उन सिपाहियों ने भी इसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके अलावा इन्होंने आंदोलन का जो स्वरूप है वो धर्मनिरपेक्ष बनाए रखा, लेकिन साथ ही उन्होंने अंग्रेजों का साथ देने वाले सभी हिंदू तथा मुसलमानों को निशाना बनाया। मतलब जो भी अंग्रेज का साथ दे रहे थे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, दोनों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की। अब बात कर लेते हैं कि विद्रोह का परिणाम क्या रहा। तो इसको भी पॉइंट वाइज देखें तो पहला क्या कह सकते हैं कि हाजी के नेतृत्व में विद्रोह की आग जो है पूर्ववर्ती मालाबार जिले के एरनाड तथा वल्लुआनाड तालुकों में भड़क उठी। इन स्थानों पर नियुक्त ब्रिटिश अधिकारी तथा उनके स्थानीय वफादार जो हैं इन इलाकों से भाग गए, जिससे इन क्षेत्रों पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया और अगस्त 1921 में विद्रोहियों ने इस क्षेत्र को स्वतंत्र राज्य तथा वरियाम कुन्नाथ कुंजा मोहम्मद हाजी को इसका निर्विवाद शासक घोषित कर दिया। लगभग 6 महीनों तक हाजी ने एक समानांतर खिलाफत शासन यहाँ पर चलाया और इस स्वतंत्र राज्य का जो मुख्यालय था क्या था, नीलांबूर इसका मुख्यालय था तथा इसकी एक पृथक मुद्रा, पासपोर्ट तथा कराधान व्यवस्था भी थी। इसके अलावा हाजी के शासनकाल में अंग्रेजों द्वारा खिलाफत शासन को नष्ट करने के लिए किसी भी प्रयास को विफल करने के उद्देश्य से एक बड़ी सेना का गठन भी हाजी के द्वारा किया गया, जिसमें हिंदुओं की महत्वपूर्ण भागीदारी थी। इसके अलावा इस दौरान बटाईदारों को करों में राहत देते हुए उनके द्वारा जोती जा रही भूमि का स्वामित्व का अधिकार जो है उनको प्रदान किया गया। अब बात कर लेते हैं कि हाजी के शासन का अंत कैसे होता है। तो हाजी का शासन लंबे समय तक नहीं चलता है, यह मात्र आपका 6 माह तक चलता है। जनवरी 1922 में अंग्रेजों ने हाजी के विश्वासपात्र मित्र उन्नायन मुसलियार के माध्यम से संधि करने के बहाने से इनको गिरफ्तार कर लिया तथा एक ब्रिटिश न्यायाधीश के समक्ष इनको पेश किया गया। ब्रिटिश न्यायाधीश ने हाजी को उनके साथियों सहित मृत्युदंड की सजा सुनाई। इस प्रकार से इनको मृत्युदंड दे दिया गया। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं गर्म एक्सट्रीम हीलियम तारों में फ्लोरीन की खोज के संबंध में या डिटेक्शन ऑफ फ्लोरीन इन हॉट एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स। तो चूंकि यह आपका टेक्नोलॉजी से संबंधित, विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित टॉपिक है, तो यह आपका जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र नंबर 3 है उसके अंतर्गत जो अंतरिक्ष संबंधी विषयों के संबंध में जागरूकता वाला सेक्शन है उसके तहत यह कवर हो जाएगा। अब कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स या शॉर्ट में लोग IIA के नाम से जानते हैं, इसके अध्ययन द्वारा गर्म एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स के वायुमंडल में एकल आयन फ्लोरीन की उपस्थिति की पहली बार पता चला है। तो याद रखिए किसकी उपस्थिति का, तो फ्लोरीन की उपस्थिति का पता चला है। इस खोज से स्पष्ट होता है कि इन पिंडों अर्थात आपका गर्म एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स की मुख्य संरचना में कार्बन ऑक्सीजन तथा एक हीलियम श्वेत वामन तारों या वाइट डॉर्फ्स स्टार्स का विलय शामिल होता है। अब यदि हम देखें कि इस खोज का सिग्निफिकेंस क्या है या महत्व क्या है, तो चूंकि हाइड्रोजन रहित पिंडों की उत्पत्ति और विकास जो है वह वर्तमान में एक रहस्य है तथा उनकी जो रासायनिक विशेषताएं होती हैं या उनकी रासायनिक विशेषताएं तारकीय विकास या स्टेलर इवोल्यूशन विकास के स्थापित सिद्धांत को चुनौती देने का कार्य करती हैं, क्योंकि इनकी रासायनिक संरचना कम द्रव्यमान वाले विकसित तारों के साथ मेल नहीं खाती हैं तथा हाइड्रोजन रहित इन पिंडों के विकास को समझने में फ्लोरीन जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और गर्म एक्सट्रीम हीलियम तारों में फ्लोरीन की खोज से उनके विकास के रहस्य के बारे में पता
चल सकता है। अब बात कर लेते हैं एक्सट्रीम हीलियम तारा क्या होता है, या इसको हम लोग जो है शॉर्ट में EHE से रिप्रेजेंट करते हैं। E से एक्सट्रीम और आपका HE क्या है, हीलियम को रिप्रेजेंट करता है। तो यह एक जो एक्सट्रीम हीलियम तारा या एक कम द्रव्यमान वाला एक सुपर जाइंट होता है जिसमें हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता। तो याद रखिएगा, ये परीक्षा में दे दे कथन के रूप में कि एक्सट्रीम हीलियम तारे का जो मुख्य अवयव होता है वह आपका हाइड्रोजन होता है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन उपस्थित ही नहीं होता है। और जबकि हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड का सबसे आम या कॉमन रासायनिक तत्व है। और हमारी आकाशगंगा में बात करें तो हमारी आकाशगंगा में अब तक ऐसे मतलब एक्सट्रीम हीलियम तारे वाले 21 तारों का पता लगाया गया है। अब हम लोग बात करते हैं सफ़ेद बौना या वाइट डॉर्फ्स तारे के बारे में, स्टार्स के संबंध में। तो इसके बारे में बात करने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे ब्रह्मांड में जो है तारों को 3 कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। और ये कैटेगरी जो है आपका किस आधार पर, जो सौरिक द्रव्यमान है या सोलर मास है, मतलब हमारे सूर्य के द्रव्यमान के कंपेयर में जो अन्य तारे हैं वो कितने गुना ज़्यादा हैं, उसके आधार पर पूरे ब्रह्मांड के तारों को 3 कैटेगरी में रखा गया है। पहला आपका जो है वो है लघु तारे या माइक्रो स्टार्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, 1.41 सोलर मास से कम द्रव्यमान वाले तारों को इसमें रखा जाता है। मतलब जिनका द्रव्यमान, ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान जो है हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 1.41 गुना से कम हो, उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है लघु तारे में। इसमें हमारा सूर्य भी आ जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा आपका मध्यम तारे या मेसो स्टार्स। तो इसमें आपका 1.41 से लेकर के 3.6 सोलर मास तक के द्रव्यमान वाले तारों को रखा जाता है। और तीसरा जो आपका होता है वो माइक्रो स्टार्स। ये क्या होते हैं, इनको हिंदी में कहें तो बृहद तारे। ये इनका जो द्रव्यमान होता है वो 3.6 सोलर मास से एबव होता है। तो जो 3.6 सोलर मास से एबव वाले तारे होंगे उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा, जो लघु तारे होते हैं या जो माइक्रो स्टार्स होते हैं वो लास्ट में किस में कन्वर्ट होते हैं, वो श्वेत वामन या वाइट डॉर्फ्स तारे में कन्वर्ट होते हैं। और जो मध्यम आकार के तारे होते हैं वो लास्ट में न्यूट्रॉन तारों में, जब उनमें उनका जो ईंधन होता समाप्त होता है तो न्यूट्रॉन तारे में कन्वर्ट होते हैं, या इन्हीं न्यूट्रॉन तारों को पल्सर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आपका जो बृहद आकार के तारे होते हैं जो 3.6 सोलर मास से एबव वाले होते हैं, उनमें जब आपका ईंधन समाप्त होता है तो वो लास्ट में कृष्ण बीवर या ब्लैक होल में कन्वर्ट होते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं वाइट डॉर्फ्स स्टार्स के बारे में। तो सूर्य के समान तारों के परमाणु ईंधन जो होते हैं, जब ऐसे तारों में जिनकी द्रव्यमान सूर्य के समान, जैसा कि हमने बात किया कि 1.41 सोलर मास से कम वाले, तो इनके जब परमाणु ईंधन समाप्त हो जाते हैं तो ये सफ़ेद बौना या वाइट डॉर्फ्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। माना जाता है कि जिन तारों में इतना द्रव्यमान नहीं होता है कि वे आगे चलकर अपना ईंधन खत्म हो जाने पर न्यूट्रॉन तारा बन सकें, वे सारे क्या होते हैं, सफ़ेद बौने बन जाते हैं या वाइट डॉर्फ बन जाते हैं। न्यूट्रॉन तारा या पल्सर बनने के लिए क्या आवश्यक है, उसका जो मास है वो 1.41 से 3.6 सोलर मास के बीच होना चाहिए। इसके अलावा सफ़ेद बौने तारों में उपस्थित हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन के 2 जो एटम होते हैं या परमाणु वो मिल करके आपका एक हीलियम बनाते हैं या हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तारों में संलयन की प्रक्रिया जो है ये क्या उत्पन्न करती है, इस संलयन की प्रक्रिया में ऊष्मा और बाहर की तरफ दबाव उत्पन्न करती है, और इस दबाव को तारों के द्रव्यमान से उत्पन्न गुरुत्वबल संतुलित करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए तारा है, तो जो संलयन की प्रक्रिया है ये आपका केंद्र है, तो संलयन की प्रक्रिया इसमें ऊष्मा और बाहर की तरफ इस पर दबाव लगाएगी, जबकि जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जो गुरुत्व बल होगा, वो उसको क्या करेगा, उसको केंद्र की तरफ खींचने का कार्य करता है। तो जब इनमें बैलेंस होता है तो इसका आकार बना रहता है। जब आगे चल करके ये ईंधन इसमें समाप्त होता है तो चूंकि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया समाप्त धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक टाइम आएगा ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो गुरुत्व बल जो है वो आपका सेंटर की तरफ जो लग रहा था वही बचा। तो इससे क्या होगा कि जो तारा जो है वो उसका पूरा द्रव्यमान जो है केंद्र में जा कर के
समाहित हो जाता है, मतलब गुरुत्व बल उसको अपने केंद्र की तरफ खींच लेता है। तो इस वजह से जो ये आपके लघु तारे होते हैं, जब ये व्हाइट डॉर्फ से कन्वर्ट होते हैं तो इनका जो द्रव्यमान होता है, ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी धरती है उसके 4 गुना के बराबर रह जाता है। आगे और चीज़ इसमें देखें तो तारे के बाह्य कवच के हाइड्रोजन के हीलियम में परिवर्तित होने से ऊर्जा विकिरण की तीव्रता जो है वो धीरे धीरे घटती जाती है और इसका रंग जो है बदल करके लाल हो जाता है, या इसी को रेड जायंट भी कहते हैं, जिसका तापमान जो है वो 1,00,000 केल्विन से अधिक होता है। और सफ़ेद बौना तारा जो होता है आकार में सूर्य का लगभग आधा होता है, फिर भी पृथ्वी से बड़ा होता है, मतलब पृथ्वी के लमसम 4 गुने के बराबर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को विस्तार से देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।